Good morning, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Sorry भाई थोड़ा सा good afternoon भाई ये नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. ओके सो कल हम कर रहे थे आपका स्क्वाट, ठीक है, और मैंने कहा था मैं आपको उसके बाद पीपीटी दिखा देंगे. सो आगे लोगों को समझ, सबके आगे समझ में या रिपीट करना है? एक बार सर रिवाइज करा दिए. रिवाइज नहीं, मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ आपको. स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. ओके ओके जी. सो ये देखो आपका इनिशियली जो रेड लाइन मैंने डाली है ये आपका इनिशियल ड्राफ्ट है, ठीक है, और ये आपकी अंडर कील क्लियरेंस है व्हेन द वेसल इज आउट एट सी. जब शैलो वाटर्स में आती है ड्राफ्ट इंक्रीज हो जाता है और अंडर कील क्लियरेंस आपकी यहाँ पर कम हो गई. मैं येलो से दिखाता हूँ. यहाँ पे आपकी अंडर कील क्लियरेंस, ड्राफ्ट इंक्रीज हो गया, अंडर कील क्लियरेंस कम हो गई. सो रिडक्शन इन स्टैटिक अंडर कील क्लियरेंस उसको स्क्वाट कहते हैं. ठीक है, बॉटली सिंकेज होता है. सो व्हेन द वेसल इज प्रोसीडिंग थ्रू द वाटर, पानी को पुश करते हुए जाता है आगे. इन ऑर्डर नॉट टू लीव अ वॉइड स्पेस बिहाइंड, पीछे जैसे जहाज आपका इधर पे है, यहाँ से आगे आ गया तो यहाँ पे वॉइड स्पेस नहीं रहेगी. यहाँ पे जो वॉइड स्पेस है तो वो पानी भरता है along the side of the ship और underneath the bottom, कील से भी. और ये जो पानी फ्लो कर रहा है ना शिप साइड से, कील के नीचे से, इसकी जो स्ट्रीम लाइंस है वो स्पीड अप हो जाती है. जो रिटर्न फ्लो है, जो पानी रिटर्न फ्लो कर रहा है वॉइड स्पेस के लिए, उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है अंडर द शिप. दिस कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव प्रेशर बनता है, रिजल्टिंग इन द वेसल ड्रॉपिंग वर्टिकली. वर्टिकल ड्रॉप करता है जहाज. वर्टिकल ड्रॉप करने के साथ साथ वेसल ट्रिम भी करेगा बाय द हेड और स्टर्न डिपेंडिंग ऑन ब्लॉक कोएफिशिएंट. ठीक है. सो दिस ओवरऑल डिक्रीज इन द स्टैटिक अंडर कील क्लियरेंस, इसको स्क्वाट कहते हैं. मतलब आपका ये जहाज है इनिशियल, राइट, थोड़ा सा शैलो वाटर में आया तो आपका अंडर कील क्लियरेंस कम हो गई और साथ में ट्रिम भी करता है. तो ट्रिम करेगा तो जहाज आपका ऐसा हो जाएगा. तो ये आपकी अंडर कील क्लियरेंस और कम हो गई क्योंकि ट्रिम करेगा बाय द हेड या बाय द स्टर्न. सो दिस ओवरऑल रिडक्शन इन द स्टैटिक अंडर कील क्लियरेंस, स्टैटिक का मतलब जब आप स्टेशनरी हो तो क्या आपकी अंडर कील क्लियरेंस है, जब आप मूव करने लगते हो तो आपकी क्या अंडर कील क्लियरेंस है. सो दिस ओवरऑल रिडक्शन इन द स्टैटिक अंडर कील क्लियरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वाट. Squat is not the difference between the drafts when the vessel is stationary and when she is moving. तो आपका जो ड्राफ्ट गेज होता है ना, जो ड्राफ्ट गेजेस दिखाता है, उसका डिफरेंस नहीं है कि जब आप स्टेशनरी हो आपका क्या ड्राफ्ट है, जब आप सेल कर रहे हो तो आपका ड्राफ्ट गेज बढ़ जाता है, उसका डिफरेंस नहीं है वो. इट इज द रिडक्शन इन द स्टैटिक अंडर कील क्लियरेंस. जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, मैंने आपको दिखाया, उतना ज़्यादा आपका स्क्वाट होगा. अब यहाँ पे है कि फुल फॉर्म वेसल्स जिनका ब्लॉक कोएफिशिएंट 0.7 से ज़्यादा है, if they run aground they will run aground by the bow.
तो ये आपका ओरल्स का भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जहाज है VLCC, अगर वो रन अग्राउंड करेगा, या if it touches bottom, it will touch bottom by the bow because of the higher block coefficient and trim by the head होता है, bodily sinkage आगे ज़्यादा हो जाता है। और फाइन फॉर्म वेसल जिनका ब्लॉक कोएफिशिएंट 0.7 से कम होता है, तो वो अगर टच करेंगे बॉटम, दे विल यूजुअली टच बॉटम एट द स्टर्न। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ये, और बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी मूविंग लिक्विड में the sum of the potential energy, kinetic energy, pressure energy is constant. So as the water flows at greater speed, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी शिप की, kinetic energy increases पानी की, and according to the Bernoulli's principle, when the kinetic energy increases, pressure energy must reduce. और आपका जो जहाज है ना वो ऐसा है, नीचे से प्रेशर आ रहा है पानी का, तो ये प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है, और ये प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो है जहाज ऐसा बॉडीली सिंकेज हो जाएगी, तो इतना आपका ड्राफ्ट कम हो गया, बॉडीली सिंकेज। Since the vessel is supported in water by pressure energy, the vessel sinks to a deeper draft. ड्राफ्ट बढ़ेगा आपका, अंडरकील क्लियरेंस कम होगी। एक क्वेश्चन ये आता है जिससे मैंने आपसे कहा, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द अमाउंट ऑफ स्क्वाट। एक ये है स्पीड, ब्लॉक स्क्वाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर्ड। मैंने आपको बताया था अगर स्पीड ज्यादा होगी तो स्क्वाट भी ज्यादा होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लॉक कोएफिशिएंट। देन ब्लॉकेज फैक्टर भी बताया था आपको। ब्लॉकेज फैक्टर क्या है? B upon D into capital B into capital D, small b, B of the vessel, small d, the draft, static draft of the vessel. Capital B is the breadth of canal, D is depth of water in the canal. तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इमर्स्ड वॉल्यूम, जहाज का जो इमर्स्ड वॉल्यूम है उसका टू द कैनाल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी वैल्यू 0.1 से लेकर के 0.267 तक आती है। किसकी वैल्यू? S की वैल्यू, ब्लॉकेज फैक्टर जो है। फिर दूसरा है स्टैटिक अंडर कील क्लियरेंस। अंडर कील क्लियरेंस कम होगी तो स्क्वाट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आपकी अंडर कील क्लियरेंस होगी उतना ज्यादा स्क्वाट होगा उसमें। हाँ, ओके। At rest trim of the vessel, जहाज आपका स्टेशनरी है, बाय स्टर्न है, तो जब आप मूव करोगे तो ट्रिम बाय स्टर्न और इंक्रीज हो जाएगी। जहाज स्टेशनरी है, स्टॉप्ड हो आप, ट्रिम बाय स्टर्न है, जब आप मूव करने लगोगे तो ट्रिम बाय स्टर्न will increase. The squat at the stern will increase to a greater extent if the at rest trim was by the stern. Similarly, the squat at the bow increases to a greater extent और बढ़ जाएगा अगर उसकी at rest trim is by head. Another ship passing in a canal, blockage factor double हो जाता है, combined blockage factor। मतलब ये कनाल है, आपका जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ से जा रहा है, उसी एरिया में दो जहाज हो गए तो ब्लॉकेज फैक्टर डबल हो जाएगा, तो आपका स्क्वाट भी बढ़ जाएगा। और जब आप
एक बैंक के क्लोज जाते हैं या रिवर कैनाल में ऐसे क्लोज जा रहे हैं, बैंक इफेक्ट होता है, तो वहां पे भी आपका स्क्वाट बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये आपके फैक्टर्स है विच डिटरमिन द अमाउंट ऑफ स्क्वाट। फॉर्मूला आपको कल बता दिया था, ये है आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला। ब्लॉकेज फैक्टर है। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है कि आपका हम किसको बोलेंगे। अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट डेप्थ कैन बी कंसिडर्ड शैलो वाटर। शैलो वाटर किसको बोला जाएगा, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस which is approximately 5 times the draft divided by block coefficient. ठीक है, अब एक्चुअल डेप्थ अगर इससे कम है, 5 times the draft divided by block coefficient, then you are considered to be in shallow waters. Excuse me, sir. हाँ जी, सर आपने कल बताया था कि when the depth to the draft ratio is less than 2, तो वो shallow वाटर। सोए हुए थे क्या गुरु? नहीं सर, आपने कल बताया था ना कि when the depth upon draft ratio is less than 2, तो तब क्या उसमें है, shallow water effect होता है। शैलो वाटर इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, ये सर। लेकिन शैलो वाटर कब होता है, जब 5 आपका into draft by CB. यस, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो 5 times द ड्राफ्ट, 5 times द ड्राफ्ट, क्योंकि ब्लॉक कोएफिशिएंट क्या होता है, 0.7 होगा या 1 होगा, 1 तो होगा नहीं, 1 तो बारिश है तब होगा, है ना, या 0.85 होगा जैसा था, तो इसको 1 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो, तो 5 टाइम्स योर ड्राफ्ट समझ लो। मोटे मोटे तौर से अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो, आप नहीं देखना चाहते हो कि आपका ब्लॉक कोएफिशिएंट क्या है, मालूम होना चाहिए वैसे आपको आपके ब्लॉक कोएफिशिएंट क्या है, तो मोटा मोटा ले लो कि अगर अच्छा मेरा ड्राफ्ट 12 मीटर का है, तो 5 टाइम्स 8 के तौर पे 60 मीटर हो गया, 60 मीटर्स डिवाइडेड बाय 0.7 सर आपकी 0.8 आवाज कितना होगा, ब्रेक हो रही, बीच बीच में ज्यादा पर कट। मोटे मोटे तौर पे आप ये ले लो। तो यहाँ पर फेविक्विक नहीं है, नहीं सर, खत्म हो गया, लॉकडाउन लगा हुआ है, बात भी नहीं मिलेगी। लॉकडाउन लगा था क्या था, तो ध्यान रखना चाहिए था ना, कोई क्या बोलते हैं, सी वर्दी नहीं, स्टडी वर्दी होना चाहिए, खूब सारी नोटबुक्स, खूब सारी पेन्स, खूब सारे रबर्स, इरेजर्स, माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स, ये सब तैयार बाकी रखना तो सर चाहिए था ना, लेके रख सर। फिक्स पर नहीं देखा, कोई फिक्स नहीं रखा, चलो ठीक है, अभी सही है, चिपक गई, अभी थोड़ा सही हुई सर। चलो ठीक है, मेरे पास भी क्विक फिक्स मेरा खत्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा चिपका रहा हूँ। ओके, सो ये आपका ड्राफ्ट, ये आपका मोटा मोटा फॉर्मूला, और हाँ जो मैंने आपसे कहा था वो है कि जब आपका डेप्थ टू ड्राफ्ट रेशियो 2 से कम होने लगता है तो शैलो वाटर के इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। और क्या होते हैं शैलो वाटर के इफेक्ट, जैसे लेट्स से आप सी से आ रहे हो टुवर्ड्स शैलो वाटर्स, तो बाहर अगर स्वेल है तो अंदर स्वेल थोड़ा, जैसे जैसे अंदर आओगे स्वेल कम होने लगेगा, पानी का कलर, फिर थोड़ा थोड़ा मडी वाटर शुरू हो जाएगा, उसके बाद हल्के हल्के वाइब्रेशन बढ़ने लगेंगे, फिर वाइब्रेशन और भी ज़्यादा होने लगेंगे, स्पीड कम होने लगेगी, इंजन में लोड आएगा, आरपीएम कम होने लगेगा, बाव वेव बनने लगेगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, स्टीयरिंग स्लगिश होने लगेगा, टर्निंग सर्कल डायमीटर दुगनी हो सकती है, क्योंकि जो
रडर है वो स्लगिश हो रहा है, और भी ज्यादा वाइब्रेशंस होने लगे। तो ये उसके साइंस है कि अब हम शैलो वाटर्स में आ चुके हैं। ओके, सो दिस आर द साइंस। ये आपके जो आपको दिखेंगे, बॉडी सिंकेज हो जाएगा, ट्रिम बढ़ जाएगी, वेव मेकिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है बाव में, फॉरवर्ड एंड पे, स्लगिश हो जाएगा रडर, ड्राफ्ट इंडिकेटर ब्रिज में और ज़्यादा वो दिखाने लगेंगे ड्राफ्ट, आरपीएम ड्रॉप हो जाता है, इंजन स्पीड कम हो जाएगी, रोलिंग पिचिंग कम हो जाती है, स्वेल कम हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, बॉडी वाटर दिखेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंसेस, स्टॉपिंग टाइम्स वो बढ़ जाते हैं, टर्निंग सर्कल डायमीटर अप टू 100% बढ़ सकती है, रडर की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, वेग की विड्थ जो आपका जहाज है ऐसे जो पीछे वेग खाता है ना प्रोपेलर का, वो ऐसा है तो अब और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो। स्टर्न वेव शुरू हो जाती है। स्टर्न वेव का मतलब है कि जब आप रिवर में जाओगे ना तो आप देखोगे कि एक वेव आपकी तरफ आ रही है। एक जो वेव होती है, कहाँ गया यार पेन, ब्लू कलर, सो आप देखोगे एक वेव आपकी तरफ आपके साथ साथ आ रही है ऐसे। नॉर्मली पानी पीछे को जाता है लेकिन आपको लगेगा एक लहर आपके साथ चल रही है। ओके, सो दिस इज योर स्क्वाट का। सो ये आपके क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन स्क्वाट, व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द अमाउंट ऑफ स्क्वाट, ब्लॉकेज फैक्टर क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, what are the indications that the vessel has entered shallow waters, ठीक है, फॉर्मूला क्या है स्क्वाट का, ओके। Now any questions on this? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ Yes, सर, sir. आ रही है। ओके, ऑलराइट। सो अब मैं आपको मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरैक्शन, और आज मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी चीजें दिखाऊंगा, आधे घंटे में नहीं हो पाएगा ये। सो आई जस्ट शो यू सम जो प्रेजेंटेशन है या रहेगा इसके लिए, लेट मी सी, नहीं एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, हाँ जी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। ओके सर, अब ध्यान दीजिए, दिस इज इंटरैक्शन, हाइड्रोडायनेमिक इंटरैक्शन। इस पर भी आपका एक क्वेश्चन आता है और काफी कॉमन है। एक्सप्लेन द इंटरैक्शन बिटवीन टू शिप्स approaching each other head on in a canal. दूसरा, with the help of sketches, explain the interaction between two ships overtaking in a canal. अतः one ship overtaking another, approaching each other in an overtaking situation. So एक तो है approaching each other head on in a canal, एक है
in an overtaking situation. So आज इसको देखिए, ये जो आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कर लेंगे इस पर, डिपेंडिंग ऑन टाइम. सो यू गाइज रेडी? स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और देखिए क्या हो रहा है. दो तीन बार मैं इसको प्ले करूंगा. ओके, आई एम स्टार्टिंग इट नाउ. देखा आपने एक बार? यस सर. ओके, अब दोबारा प्ले कर रहा हूँ. ध्यान से देखो क्या हो रहा है. ओके, एक बार और. दो जहाज हेड ऑन सिचुएशन में, सामने सामने. Both the ships are moving to the starboard side of the canal to make safe passing distance between them. जब दोनों जहाज साइड को मूव करते हैं तो बैंक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन बैंक इफेक्ट हम बाद में बात करेंगे. लेकिन बैंक इफेक्ट दोनों जहाज एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो दोनों जहाज साइड में आ गए, बैंक इफेक्ट हो सकता है दोनों का. जब बाउस नजदीक आते हैं तो बाउस रिपेल हो रहे हैं. जब दोनों अबीम आ गए तो वहां पे सक्शन इफेक्ट हो रहा है और अब स्टर्न्स कोलाइड कर सकते हैं. सक्शन इफेक्ट क्या करता है? वॉबल कराता है, नेगेटिव प्रेशर बनता है वहां पे. नेगेटिव प्रेशर क्रिएट्स सक्शन इफेक्ट. जैसे मैंने आपसे बताया था, अगर आप स्ट्रॉ से कोका कोला पी रहे हैं तो आप स्ट्रॉ को मुंह में डाल के सक करते हैं, सक्शन करते हैं, तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपके मुंह में. वैसे यहाँ पे जब दो जहाज अबीम आते हैं, दोनों के बीच में कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जगह कम हो जाती है. वहाँ पे जो स्पीड ऑफ वाटर है, रिलेटिव स्पीड ऑफ वाटर, वो बढ़ जाती है. तो जो स्पीड ऑफ पानी की बढ़ेगी तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा. और नेगेटिव प्रेशर क्या करता है? सक्शन क्रिएट करता है. सो अब उसके बाद जब दोनों जहाज छोड़ रहे हैं, मतलब छूट रहे हैं एक दूसरे को, स्टर्न्स नज़दीक आ रहे हैं, तो वहाँ पे स्टर्न के पास और भी ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है स्टर्न पे नेगेटिव प्रेशर. और अगर टाइमली एक्शन ना लिया या ना ले तो स्टर्न्स कैन कोलाइड. अब एक एक करके देखेंगे. सो टू शिप्स कमिंग हेड ऑन. ऊपर की इमेज देखिए, बोथ द शिप्स हैव मूव्ड टू द स्टारबोर्ड साइड. नीचे की इमेज पे दिखा रखा है सेफ पासिंग डिस्टेंस. उन्होंने डिसाइड किया है दैट इज अ सेफ पासिंग डिस्टेंस. सिंस बोथ द शिप्स आर मूविंग टू द स्टारबोर्ड साइड, तो दोनों को बैंक इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रेशर सिस्टम चेंज हो गया ना. जब बीच में सेल कर रहे थे, प्रेशर सिस्टम ऑन द पोर्ट स्टारबोर्ड साइड वर इक्वल. अब क्योंकि दे हैव मूव्ड टू द स्टारबोर्ड साइड, तो प्रेशर सिस्टम बदल गए, तो दोनों को बैंक इफेक्ट हो सकता है. अब इस सिचुएशन में बाव नजदीक आ रहे हैं. जब बाव नजदीक आ रहे हैं तो क्या होता है? दोनों जहाज की बाव वेव होती है, आगे ना पानी को पुश करते हुए जाता है पानी, तो उनकी बाव वेव बनती है. तो बाव वेव क्या कर रही है? दोनों की बाव वेव है, तो दोनों की बाव वेव एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर रही है. जो बाव वेव है उसको डिफ्लेक्ट कर रही है.
ओके, अब यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो दोनों जहाज है वो सेम है, दोनों की लेंथ, ब्रेथ, ड्राफ्ट, अंडर कील क्लियरेंस, स्टेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट सब सेम है। जरा एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो जहाज है वो सब सेम है, लेंथ भी सेम है, ब्रेथ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, अंडर कील क्लियरेंस सब सेम है। सो दोनों का बहाव जब नजदीक आ रहा है वहां पे पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि दोनों की बाव वेव वहां पे मिल रही हैं और वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, दोनों के बाव को डिफ्लेक्ट कर रही है। नीचे वाली इमेज देखिए आप, स्टारबोर्ड साइड में नेगेटिव प्रेशर दिखा रखा है। अब स्टारबोर्ड साइड में नेगेटिव प्रेशर वैसे होता नहीं है फॉरवर्ड ऑफ द पिवट पॉइंट, लेकिन क्योंकि पोर्ट साइड में कंपैरेटिवली वहां पे ज्यादा है पॉजिटिव प्रेशर पोर्ट साइड में, तो इसलिए स्टारबोर्ड में नेगेटिव दिखा रखा थोड़ा सा। ठीक है यार, एक मिनट यार, कुरियर वाले भी यार एक एक करके आ रहे हो ना, रखो नीचे। सो कंपेरेटिव रिपोर्ट स्टारबोर्ड साइड में आपका कम है, इसलिए वहां पे नेगेटिव प्रेशर है। सो बोथ bows are coming together, there is positive pressures on the port side, वेव जो है वो डिफ्लेक्ट कर देती है एक दूसरे के बाव को। नेक्स्ट व्हेन दे कम अबीम, तो अब क्या हो रहा है कि दोनों जहाज के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, और मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था 7.7 प्लस 20 टाइम्स 1 माइनस सी बी स्क्वायर्ड। अब वो दोनों एक दूसरे के जोन ऑफ इंटरैक्शन में हैं। जोन ऑफ इंटरैक्शन मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज लेस, सो स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ वाटर विल इंक्रीज। जो बैक फ्लो है पानी का, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, एंड नेगेटिव प्रेशर क्रिएट तो सक्शन इफेक्ट होगा। दोनों के जो शिप्स हैं वो बॉडीली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स ईच अदर, सक्शन इफेक्ट होगा दोनों में। इसके साथ साथ द bow of each vessel will move towards the stern of the other vessel. एक वेसल का बाव गोल्डन वाले का रेड की तरह मूव करेगा, रेड वाले का मूव करेगा टुवर्ड्स द गोल्डन वेसल। So the bow of both the ships will move towards the stern of each ship, and at the same time bodily suction हो सकता है, होगा यहाँ पे दोनों के बीच में। ओके, नाउ आपने नोट किया होगा जब ऐसे दो शिप्स जब ऐसे पास करती है तो पायलट है, जहाज में पायलट होगा या कैप्टन होगा, वो दोनों बाहर जाते हैं पोर्ट को, और एक पायलट, तुम्हारे शिप का जो पायलट है, वो दूसरे वाले जहाज को हाथ हिला के हेलो हाय बोलता है। नोटिस किया जी? यस हाँ, तो वो हेलो हाय तो बोलते हैं। हाँ, वो हेलो हाय इसलिए बोलते हैं कि एक कर्टसी होती है एक दूसरे के लिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बॉन वॉयज, व्हाटएवर। लेकिन जब वो बाहर जाता है पायलट, वो पहले पीछे मुड़ के देखता है। कैप्टन भी जाएगा तो पहले पीछे मुड़ के देखेगा टू मेक श्योर दैट द स्टर्न्स आर पासिंग क्लियर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट योर स्टर्न्स आर पासिंग क्लियर। सक्शन इफेक्ट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट सिचुएशन, आपने ध्यान नहीं दिया, सक्शन इफेक्ट हो रहा है। अब स्टर्न में देखिए, पहले जब दोनों जहाज अबीम थे तो उन दोनों के बीच में सक्शन काफी हो रहा है। अब जब
स्टर्न छोड़ रहा है, एक दूसरे को लीव कर रहे हैं, तो स्टर्न पे और भी ज्यादा सक्शन इफेक्ट हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले से ही नेगेटिव प्रेशर था जब वो अबीम थे, अब और ज्यादा नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। और यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो योर स्टर्न्स कैन कोलाइड। अब ये नीचे वाली इमेज में अगर आप देखेंगे, स्टारबोर्ड साइड में पॉजिटिव प्रेशर दिखा रहा है, क्योंकि पोर्ट क्वार्टर में दोनों जहाज के नेगेटिव प्रेशर है, एक्सेसिव नेगेटिव प्रेशर है। कंपैरेटिवली स्टारबोर्ड क्वार्टर में नहीं है इतना, तो वहां पॉजिटिव प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, सो ये आपका टू शिप्स कमिंग हेड ऑन इन अ कैनाल। फिर से देखिए एक बार क्या हो रहा है। पहले बाव आउट होता है, फिर बॉर्डरली सक्शन होता है, और फिर ध्यान नहीं देंगे आप मास्टर पायलट तो स्टर्न्स कोलाइड कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी। ओके, क्लियर है यहां तक? जी गाइस, भाई मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही आप लोग को? आ रही है सर। यस सर। हाँ, तो जब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक क्लियर है तो बोलो ना हाँ, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा ना, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो। जब मैं कहता हूँ मेरी आवाज आ रही है तब सब लोग हाँ हाँ बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है? यस बोलो या ना बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट ये तो हो गया टू वेसल्स अप्रोचिंग ईच अदर इन अ कैनाल, हेड ऑन सिचुएशन। दूसरा है आप ओवरटेकिंग में। ठीक है, अब देखिए इसको क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर से देखिए, एक बार और देखिए इसको। स्टर्न को पुश कर रहा है रेड वाले का, ग्रीन वाला शिप नजदीक आ रहा है रेड के। जैसे जैसे ग्रीन की स्पीड बढ़ रही है, रेड की स्पीड भी बढ़ रही है थोड़ी देर के लिए, मोमेंटली। जब अबीम आ जाते हैं ना तो रेड की स्पीड अभी भी बढ़ रही है। टर्न्स नजदीक आ रहे हैं, बाव बाहर जा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे तो टर्न्स टच कर सकते हैं। और अब जो पहले हो रहा था, पहले ग्रीन शिप का बाव रेड की तरफ आ रहा था, अब रेड का बाव ग्रीन की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है अभी। ये देखिए पहले क्या हो रहा है, ग्रीन का बाव रेड की तरफ आ रहा है, रेड शिप इज गोइंग मूविंग टुवर्ड्स द बैंक, उसका स्टर्न। और उसी का ऑपोजिट होता है व्हेन द ग्रीन शिप हैज ओवरटेकन।
अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे रेड शिप का बाव will move towards the stern of the green ship and green ship will move towards the bank. उसका stern bank की तरफ move कर रहा है. ओके, एक एक करके देखते हैं. हाँ जी, अब क्या हो रहा है कि रेड शिप के स्टर्न में तो नेगेटिव प्रेशर है, ग्रीन शिप के बाव में बाव वेव है, पॉजिटिव प्रेशर है वहाँ पे. तो जैसे जैसे ग्रीन शिप ओवरटेक करेगा उसकी जो बाव वेव है, ग्रीन शिप की जो बाव वेव है वो रेड शिप के पोर्ट क्वार्टर में आकर टकराती है. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है. तो फोर्स लग रहा है तो स्टर्न ऑफ द रेड शिप विल मूव टुवर्ड्स द बैंक. क्यों? क्योंकि रेड शिप का पिवट पॉइंट आगे है, फोर्स लग रहा है पोर्ट क्वार्टर में, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर एक टर्निंग मोमेंट बन गया. क्योंकि फोर्स लग रहा है पोर्ट क्वार्टर में, पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है, तो bow of the red ship will move to port. The stern will move towards the bank. So green ship ओवरटेक कर रही है, उसका जो bow wave है वो रेड के पोर्ट क्वार्टर में स्ट्राइक करती है, causing the stern of the red ship to move towards the bank. तो रेड शिप को फट से एक्शन लेना होगा, हार्ड स्टारबोर्ड फुल अहेड, नहीं तो उसका जो स्टर्न है can come dangerously close to the bank. तो हार्ड स्टारबोर्ड फुल अहेड रेड शिप लेगी एक्शन. और जैसे ही बाव घूमने लगेगा स्टारबोर्ड को मिडशिप्स कर दिया और रडर इंजन स्पीड नॉर्मल कर दी. ठीक है, इस केस में जो रेड शिप है उसकी स्पीड मोमेंटली थोड़ी देर के लिए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि पीछे से उसको पुश मिल रहा है बाव वेव का. ग्रीन शिप की स्पीड मोमेंटली कम होगी, क्योंकि जो प्रोपेलर वॉश है रेड शिप का वो करंट की तरफ एक्ट कर रहा है, तो मोमेंटली. फिर दोनों जहाज बीम पे आ गए, वही किस्सा होता है. फॉरवर्ड में बाव वेव होती है, दोनों की बाव वेव आ गई है, पॉजिटिव प्रेशर बढ़ गया है, तो वो बाउस को डिफ्लेक्ट कर देता है. बाउस को डिफ्लेक्ट करेगा तो स्टर्न्स नजदीक आएंगे. अगेन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो स्टर्न्स के कोलाइड. तो ग्रीन शिप बोलेगी हार्ड स्टारबोर्ड फुल अहेड, रेड शिप बोलेगी हार्ड अपोर्ट फुल अहेड. और जैसे ही जहाज सीधा होने लगेंगे, स्टर्न दूर जाने लगेंगे, मिडशिप्स कर दिया, रडर इंजन को नॉर्मल कर दिया. सो हेल्म और इंजन ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. अब सिचुएशन थर्ड, अब जो रेड शिप है उसकी जो बाव वेव है वो ग्रीन शिप के पोर्ट स्टारबोर्ड क्वार्टर में हिट करती है. रेड शिप की बाव वेव स्ट्राइक्स ऑन द स्टारबोर्ड क्वार्टर ऑफ द रेड शिप ग्रीन शिप. तो ग्रीन शिप के स्टारबोर्ड क्वार्टर पे फोर्स लग रहा है, पिवट पॉइंट आगे है, टर्निंग लीवर बन गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया. फोर्स लग रहा है स्टारबोर्ड साइड में पिवट पॉइंट के पीछे, तो बाव जाएगा स्टारबोर्ड को, स्टर्न जाएगा पोर्ट को. ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपेंस. यहाँ पे अगेन बोथ द शिप्स हैव टू टेक एक्शन. रेड शिप हैज टू से हार्ड स्टारबोर्ड फुल अहेड, ग्रीन शिप विल हैव टू से हार्ड पोर्ट फुल अहेड. नहीं तो फिर ग्रीन शिप का जो स्टर्न है वो बैंक की तरफ आ जाएगा क्लोज. कोलिजन नहीं होगा क्योंकि शिप हैज ऑलरेडी ओवरटेकन, बट ग्रीन शिप कैन कम डेंजरसली क्लोज टू द बैंक. इसीलिए कनाल में, जब भी कनाल में सेल करते हैं ना, कभी भी फुल स्पीड में नहीं जाते हैं.
सर यही रीजन था क्या वो जो फंसा था एवरग्रीन उस टाइम पे? हाँ जी, यही। तो इसी चीज के चलते एवरग्रीन फंसा था क्या उसमें कैनाल में, ट्रेल में? नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं था। अब ऑफ कोर्स ये ऐसा तो नहीं है कि पहली बार वो शिप क्रॉस कर रहा था स्विस कैनाल, और पहले भी किया होगा स्विस कैनाल क्रॉस डेफिनेटली। तो सिचुएशंस बदलती रहती है ऑफ कोर्स। स्विस कैनाल के पायलट्स तो आप जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है, हमारे टाइम से ही है। आई एम सीनियर मोस्ट पायलट, आई एम हार्बर पायलट, आई एम दिस, आई एम दैट, मेरे को 3 कार्टन दो या 4 कार्टन दो, नॉर्मल बात है उधर। और जिस तरह सुनने में आया कि उसने बोला मैं बैठ गया जी, आप चलाओ जहाज, कैप्टन को लगा आई एम ओनली पायलट, आई विल असिस्ट यू, यू हैव टू नेविगेट। ये भी सही बात है, करते हैं वहाँ के साले बदमाशी, और कार्टन्स मांगते हैं सिगरेट के, वो भी हमको पता है, और नहीं करो तो दे एक्ट बैड, रिपोर्ट कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बिटर लेक में एंकर करा देंगे, और बोल देंगे जहाज में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ISPS था ही नहीं, आई मीन ISPS बोल रहा हूँ, ISM कोड। उस टाइम में भी ये लोग ऐसी दादागिरी करते थे। इस केस में यस, दादागिरी भी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम मैंने सुना कि वहाँ पे स्टॉर्म भी था, हैंड स्टॉर्म, लार्ज कंटेनर शिप, और वहाँ शिप्स को निकालते भी उसी हिसाब से है कि जिस जहाज की स्पीड ज़्यादा है तो उसको आगे रखते हैं ताकि वो निकल जाए। पर उनका ऐसा नहीं है कि फर्स्ट का फर्स्ट सर्व होता है, बट पहले हम इसको निकालेंगे, बाद में इसको निकालेंगे, पहले ये जाएगा कॉर्नर में, फिर वो जाएगा कॉर्नर में, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। एंड कंटेनर शिप्स, स्पीड अगर कम है और विंड अगर ब्लो कर रही है तो फिर डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, क्योंकि पूरा कंटेनर से भरा है। तो पता नहीं, बट नहीं, दिस वाज नॉट द फैक्टर, क्योंकि वहाँ ओवरटेकिंग तो हो ही नहीं रही थी। बट कभी भी वैसे कनाज में कभी भी फुल स्पीड में नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शैलो वाटर होता है वहाँ पे, तो आपका स्क्वाड ज़्यादा होगा, और दूसरा क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर चलो डेप्थ का प्रॉब्लम नहीं भी है, कभी इमरजेंसी में अगर आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए ना, तो वो आपके पास नहीं होगी। फिर आप इंजन रूम को बोलोगे चीफ इमरजेंसी है, थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दे दो, RPM बढ़ा दो, तो वो कहेगा जी मैं 2 RPM बढ़ा दूंगा, 3 RPM बढ़ा दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। ठीक है नहीं? सो कभी भी फुल स्पीड में नहीं जाना चाहिए, हमेशा हाथ में कुछ स्पेयर पावर होनी चाहिए कि ज़रूरत है तो हमें। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हार्ड स्टारबोर्ड फुल हेड वाले केस में रेड शिप, अब हार्ड स्टारबोर्ड मारोगे उसका मतलब ये नहीं है कि एकदम जहाज घूम जाएगा। फुल हेड करोगे इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड फट से 20 नॉट्स हो जाएगी, लेकिन रडर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। स्पीड नहीं बढ़ेगी, रडर की इफेक्टिवनेस, आपको रडर की इफेक्टिवनेस चाहिए। तो जैसे ही आपने हाथ स्टारबोर्ड फुल हेड बोला तो भाव स्टारबोर्ड को आने लगेगा, तो जैसे ही स्टारबोर्ड को आने लगता है मिडशिप्स कर दो, तो स्पीड नॉर्मल कर दो। लेकिन ये तभी कर पाओगे आप जब आपके पास रिजर्व पावर है हाथ में। फुल हेड अगर आप नहीं जा रहे, पहले से अगर फुल हेड में जा रहे हो, तो फिर आपको कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा पावर। और वैसे भी जाना नहीं चाहिए क्योंकि कनाल में हो आप। ओके, सो दिस इज योर ओवरटेकिंग सिचुएशन। लेट्स सी, एक बार फिर देखते हैं। नहीं, अब आपका स्पॉट का आ गया, नहीं बैंक इफेक्ट वो कल देखेंगे। चलिए मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ आपको शुरू से। हेड ऑन सिचुएशन, बाहर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप हो गया है, नज़दीक आ रहे हैं, तो यहाँ पे सक्शन हो रहा है, बॉडी सक्शन, एंड देन स्टर्न्स टचिंग। अगर ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे तो आपका
और ये सिचुएशन बड़ी जल्दी निकल जाती है, ये इतनी खतरनाक नहीं है। इसमें जो खतरनाक सिचुएशन है वो ये वाला है, when the two ships are leaving each other, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे ये मोस्ट डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि स्टर्न्स कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी निकल जाता है बिकॉज टू शिप्स आर अप्रोचिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओवरटेकिंग में क्या होता है, टाइम बहुत लगता है, तो हमारी जो नर्वसनेस रहती है वो लंबे ड्यूरेशन के लिए होती है। ओके, सो अब दूसरा दे है आपका ओवरटेकिंग। और जैसे जैसे ग्रीन शिप अभी आती है ना, तो रेड शिप की स्पीड भी थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है, अभी भी बढ़ रही है क्योंकि पीछे से पुश मिल रहा है, और अभी भी स्पीड बढ़ती रहेगी उसकी, रेड शिप की भी बढ़ती रहेगी। वो ग्रीन शिप उसको खींच के ले जा रहा है, जोन ऑफ इंटरैक्शन के बीच में है ना। यस सर। और अब एग्जैक्टली ऑपोजिट। Okay, so this is your interaction between two ships. हाँ, यहाँ पर गलती क्या होती है, जो आपको सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर लिखा रहता है एक्सप्लेन द इंटरैक्शन बिटवीन टू शिप्स अप्रोचिंग ईच अदर हेड ऑन इन अ कैनाल। ठीक है, और इनवेरिएबली देखा गया है कुछ लोग इसमें ओवरटेकिंग वाला जो डायग्राम है वो बना देते हैं, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट। अप्रोचिंग, ओवरटेकिंग में भी अप्रोच कर रहा है आज, ग्रीन शिप इज अप्रोचिंग द रेड शिप। सो ध्यान दीजिए क्या हेड ऑन नहीं रहेगा ना। हाँ, हेड ऑन नहीं रहेगा, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़िए पूरा, हेड ऑन सिचुएशन दी है या ओवरटेकिंग। कुछ उन्होंने पढ़ा कि अप्रोचिंग है, बस अप्रोचिंग में ये वाला डाल दिया। यहाँ भी अप्रोच कर रहा है, ग्रीन शिप इज अप्रोचिंग द रेड शिप इन एन ओवरटेकिंग सिचुएशन। ओके, सो ये मिस्टेक एक जो दिखती है उस पर। ऑल राइट, कितना बच गया भाई? ओके सर, सर हो गया ऑलमोस्ट। 42 हो गया। चलिए, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? मैं नेक्स्ट टाइम जो No, हम sir. करेंगे बैंक इफेक्ट करना है नेक्स्ट क्लास में, सो बैंक Okay, इफेक्ट sir. करेंगे एक, उसी में हम स्मेलिंग द ग्राउंड करेंगे। एक ओरल्स पे भी क्वेश्चन आता है स्मेलिंग द ग्राउंड, रिटन्स पे भी आ जाता है, वो दोनों साथ कर लेंगे। और इस वाले डायग्राम को एक बार मैं फिर समझा दूंगा आपको, आपके ये पीपीटी Okay, नहीं sir. दिखाऊंगा आपको, आई विल शो यू दी डायग्राम कैसे बनाना है आपको। ओके सर। चलिए, एनी क्वेश्चंस? Okay, sir. Thank you. बस खाली हाशमी है ओके सर थैंक यू, भागने की जल्दी है। बाकी No, sir. गौतम कुमार, रवनदीप, मोदित सूद वगैरह सब भाग गए ऑलरेडी। नो सर। नहीं सर है। अच्छा, देवयान श्रीवास्तव भाग गए शायद, यहीं पे हूँ सर। वो मैं यहीं तो पे है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। हाँ जी, मैंने कहा सर मैं ही तो कैसे? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी बीच में। अच्छा, नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम में नहीं दिखता आपका नाम। ठीक है, कोई यहीं बात पे नहीं, हूँ सर। शायद मोहन भाग गया होगा, मोहन निखिल अग्रवाल ये भाग गए, उनकी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी। हाँ भाई, मोहन की तो शायद शादी हो रही है ना? नहीं सर, हो गई है? नहीं नहीं अभी पता नहीं भाई। अच्छा, बच्चे हो अभी? आज अच्छा, चलो ठीक है, चलो गाइस, ओके, टेक अ ब्रेक। हाँ, टेक अ ब्रेक क्या बताओ, Thank you, sir. थैंक यू सर। चलो, थैंक ओके जी। यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक हाँ यू जी, सर। आप सबकी आवाज आ रही है। थैंक यू सर। चलो ठीक, ओके बाय।